है? चलो देखो, अपन लोग कल डेफिनेशन वगैरह पढ़ लिए थे ना, करंट के बारे में पढ़ लिए थे ना। अच्छा, चल पटक दिएगा इसको। इलेक्ट्रिक करंट अपन ने पढ़ा था ना। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, या अपन फार्मूला देखे थे कल, I बराबर क्या था, I बराबर था Q/T, है ना। क्या डेफिनेशन बताई थी, 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से कितना चार्ज पास हो रहा है ना, किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी अनुप्रस्थ छेद से या अनुप्रस्थ परिच्छेद या अनुप्रस्थ काट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है ना। उसी को I बराबर Q/T बोल देते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। लिखवाया डेफिनेशन, एक डेफिनेशन ये लिखवाया है। या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड, या यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। इकाई समय में किसी चालक के किसी परिच्छेद से 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, यही है ना। चालक के किसी परिच्छेद से, परिच्छेद मतलब अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, ये कितना चार्ज फ्लो होता है, वो क्या कहलाता है, उसे चालक में बहने वाली क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, I बराबर Q/T। अब देखो एक नॉर्मल फार्मूला ये है, और अगर अपन मान लो किसी कंडक्टर में डेल्टा T टाइम में डेल्टा Q चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब वहाँ पे, तो इसे अपन एवरेज करंट बोलेंगे। एवरेज करंट लिखा जाएगा, एक्चुअली ये भी एवरेज ही है, डेल्टा Q/ΔT, इसको एवरेज करंट बोल देंगे। ठीक है, औसत धारा बोल देंगे अपन। टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, ये फार्मूला लिख लो, एवरेज करंट का है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। कल नहीं लिखाए थे, इसको नोट कर लो। ये काय का फार्मूला है, एवरेज करंट, औसत धारा बोल सकते हो, एवरेज करंट, एवरेज करंट, औसत धारा। ठीक है, एवरेज करंट। अगर डेल्टा T टाइम में डेल्टा Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो अपन बोलेंगे उसमें जो करंट होगा वो डेल्टा Q/ΔT होगा। ठीक है, ये एवरेज करंट हो जाएगा। वही नीचे लिख लो, आगे कंटिन्यू कर लो। क्या का फार्मूला है, एवरेज करंट। ये भी एक्चुअली में एवरेज ही है, उसमें अपन ने टोटल लगा दिया बस। अब देखो इसके बाद एक और करंट हो सकता है जिसे अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। यह जगह है क्या आगे, अच्छा ये एक फार्मूला और है, अभी इसको डिस्कस कर ले। देखो अगर ये एवरेज करंट है, जैसे अपन पढ़ते हैं, अगर थोड़ा सा याद हो, अपन ने जैसे स्पीड पढ़ते रहे या वेलोसिटी 3-4 टाइप की पढ़ते रहे, एवरेज पढ़ते रहे, एवरेज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है, वैसे इंस्टेंटेनियस चार्ज भी होता है। अपन बात कर रहे हैं अगर करंट टाइम का फंक्शन दे दिया जाए, समझ में, तो हम निकालेंगे dQ/dt, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक फार्मूला देखो, इंस्टेंटेनियस करंट जो लिखा जाता है, इसे अपन बोलेंगे तात्कालिक या तात्क्षणिक धारा। वो लिखी जाएगी I dQ/dt। अगर चार्ज बहुत, मतलब अगर अपन समय बहुत क्या ले लें, छोटा ले लें, dt समय में, dt मतलब बहुत छोटा समय है, dt समय में dq चार्ज फ्लो हो रहा है, तो बोलेंगे dQ/dt। ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस।
मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल अगर लें कह सकते हैं। देखो एक्चुअली में वो एवरेज ही होता है, लेकिन हम तुझे देखो ये एवरेज है, मतलब देखो 1 सेकेंड, मान लो 1 सेकेंड और 2-3 सेकेंड के बीच का जो करंट बोला जाएगा इस समय इंटरवल में, अगर हम बोले तो ये जो एवरेज, मान लो अपने टोटल चार्ज फ्लो हुआ 10 कूलाम, है ना, तो कितना लिखेंगे इधर पे, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, टोटल चार्ज हो गया 10 और कितना समय लिया, 4 नहीं हुआ है, 3 - 1 2 सेकेंड ही तो हुआ ना, ये तो टाइम वो दिया है, टाइम इंटरवल कितना हुआ है 2 सेकेंड का है, तो 2 सेकेंड में कितना चार्ज खुला हुआ है 10 कूलाम, है ना, तो यहाँ लिखेंगे 10/2 लिखेंगे, 5 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं, मैं इसी को देखो बोलूं 1 सेकेंड और मतलब 1 सेकेंड और 1.0001 सेकेंड के बीच का करंट निकालो, तो देखो यहाँ टाइम इंटरवल कितना हो गया, बहुत छोटा है, कितना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.0001 सेकेंड आएगा। अपन इन दोनों के बीच का एवरेज निकालना चाहते तो ये टाइम इंटरवल इतना कम है कि अपन बोल सकते हैं ये जो एवरेज है इस टाइम और इस टाइम में जो इंटरवल में जो एवरेज आएगा वो क्या बोल सकते हैं अपन बोल सकते हैं लगभग वो 1 सेकेंड के बराबर ही होगा। जो 1 सेकेंड पे करंट आएगा ना वही क्या माना जाएगा, इस टाइम इंटरवल में करंट माना जाएगा, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है वो क्या है, अपन इन दोनों टाइम के बीच का एवरेज निकाल रहे हैं और अपन को पता है ये छोटा सा टाइम इंटरवल है तो इसमें बहुत छोटा सा चार्ज फ्लो हुआ होगा, हो सकता है फ्लो हुआ हो 0.02 कूलाम चार्ज, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, मिली सेकेंड में है। देखो 1 सेकेंड और 1.001 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, कितना फ्लो हुआ होगा, बहुत कम ना। टाइम इंटरवल देखो कितना सेकेंड है, सेकेंड का भी देखो 0.001 सेकेंड है, मतलब इतना कम समय है, इतना कम समय में बहुत ही कम चार्ज क्या हुआ होगा, फ्लो हुआ होगा। तो अपन निकाल सकते हैं एवरेज। अरे तो छोटा टाइम इंटरवल है तो जब बताओ 2 सेकेंड में 10 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है तो टाइम इंटरवल कितना है 0.0001 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना फ्लो हो जाएगा, बहुत कम होगा। बहुत कम मतलब बहुत छोटा है, DQ हो सकता है ऐसा फ्लो हुआ हो 0.00 ऐसा या 0.02 कूलाम ऐसा कुछ पास हुआ हो। तो अपन इस समय करंट कैसे निकालेंगे, फिर इसमें से डिवाइड कर दो 0.00 ऐसा, या कुछ भी एक नंबर हो सकता है, इधर मान लो 1 है और ये जो भी है 1 तो यहीं ले लिया है, और भी कम हो सकता है, मान लो यहाँ पे कितना लिया अपन टाइम इंटरवल, ये तो 1 है, ये तो कितना आंसर है, ये तो 1 आ जाएगा, 1 एम्पियर करंट आएगा। और भी हो सकता है बहुत कम चार्ज होगा, हो सकता है 0.01 कूलाम तो 0.1 एम्पियर करंट आ जाएगा, है ना, वो डिपेंड करता है किस पर, हाँ ऊपर वाला चार्ज है, हाँ जरूरी नहीं है ना, मान लो उसमें इतना चार्ज फ्लो हुआ 0.00004 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ है और इसमें कितना समय लगा है 0.001, कितना आंसर आएगा इसका, पूरा कट जाएगा क्या, इसके कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ लिखेंगे और ये इसके 4 जीरो ऊपर चले जाएंगे बटे में 1, ये 4 जीरो यहाँ से कट गए तो 4/100 0.04 आएगा, मतलब बहुत कम करंट आएगा। तो फिर अपन उसे क्या बोल देते हैं, जैसे कि अगर जो चार्ज रहेगा वो टाइम से मतलब बड़ा रहेगा छोटा, अरे टाइम से क्या जरूरी थोड़ा ना, कम भी हो सकता है, कम ही तो होगा। देखो ना कितना आंसर आ रहा है 0.04 आ रहा है, तो देखो तो अपन बोल सकते हैं ऐसा होगा ना कि टाइम जैसे घटेगा चार्ज भी घटेगा, मतलब बहुत कम समय है ना तो चार्ज भी तो कम फ्लो होगा, है ना। तो एक्चुअली में ये एवरेज ही होता है, लेकिन देखो मैं बता रहा हूं ना ये वाला टाइम और इस वाले टाइम में ये T1 है ये T2 है, अपन बोल सकते हैं जो इस इंटरवल में करंट होगा वही अपन T = 1 पे मान सकते हैं,
नहीं समझे? मान लो यहाँ पे करंट है 2 एम्पियर, मान लो यहाँ इस पॉइंट पर, या इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का करंट 2 एम्पियर है इस इंटरवल का। तो अपन मान सकते हैं वही वैल्यू t इक्वल टू 1 पे मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो जो वैल्यू इस इंटरवल में है वही वैल्यू हम t इक्वल टू 1 पे मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में इतना चेंज नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक में इतना इंटरवल में करंट की वैल्यू में इतना चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए जो इस इंटरवल में वैल्यू है वही हम क्या मान सकते हैं, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वैल्यू मानी जा सकती है, तब वो इंस्टेंटेनियस बन जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको नोट कर लिए, इंस्टेंटेनियस करंट या तात्क्षणिक धारा। ठीक है, अब देखो कम समझ में आया होगा, लेकिन ये एक्चुअली में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, और ये हम तुमको समझाते हैं 11th में, जब हमें पढ़ाते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, उस समय बताया जाता है। ये वही चीज़ है। तो जहाँ भी इंस्टेंटेनियस आता है वहाँ पे ये वर्ड लगता है, मतलब डिफरेंशिएशन लगता है। ठीक है, अब नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड वोर्ड में आता भी नहीं है, इतना काम कभी नहीं बोर्ड में सिंपली यही वाला फार्मूला लगता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बाकी हाँ, आगे करोगे क्वेश्चंस करना है अगर नीट वगैरह के, तो उसमें ये लगता है। ठीक है, अब हम तुमको चार्ज दे दें, टाइम दे दे, करंट निकाल सकते हो। मैं बोलूँ एक कंडक्टर में 2 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो बताओ करंट कितना होगा? तो 10/2 कर देंगे, खत्म, है ना। बोल रहे हैं कि 100 कूलम चार्ज 1 मिनट में फ्लो होता है, तो कैसे निकालेंगे? हाँ, टाइम को हमेशा कहीं में रखेंगे, सेकेंड में। अगर 1 मिनट बोला है तो फिर यहाँ पे 60 सेकेंड वो रखना पड़ेगा ना, डायरेक्ट 100/1 ना कर देना, नहीं तो 100 आ जाए, 100 एम्पियर करंट आ जाए, गलत है। लिख लिए, आगे बढ़े? अरे ये तो लिखे हो ना, ये तो कल का फार्मूला बस लिख लो, एवरेज करंट का ये, इंस्टेंटेनियस करंट का ये, बाकी तो डेफिनेशन कल अपन ने लिखा था ना, कल लिखा था ना, बस 2 फार्मूले लिख लो तुम, एवरेज करंट का ये और इंस्टेंटेनियस करंट का ये, बस। आवाज आती है इसमें। लिख लिए? अरे फार्मूले बस। देखो एक और फार्मूला बन सकता है, अगर हमें मान लो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है, इलेक्ट्रॉनों के नंबर दे रखे हैं, जैसे 100 इलेक्ट्रॉन मतलब 100 कूलम चार्ज नहीं होता है क्या? क्योंकि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो चार्ज नहीं दिया है, अपन को अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी रहेगी तो अपन लोग क्या करना पड़ेगा, अपन को ये वाला फार्मूला करके Q बराबर NE निकालना पड़ेगा। N दिया रहेगा, E पता रहता है, तो Q निकल आएगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो Q का फार्मूला हो जाएगा Q बराबर NE। तो करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा? करंट होता है Q/T, तो इसको NE/T लिखा जा सकता है, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये वाला फार्मूला कब लगेगा? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई होगी तब। यहाँ पर N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वांटाइजेशन में मैंने पढ़ा था Q = NE। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे N की वैल्यू अपन 100 डाल देंगे, और E की वैल्यू पता ही है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। बात समझ आएगी नहीं आई? चार्ज दिया रहेगा तो डायरेक्ट Q/T लगा देना है। 100 इलेक्ट्रॉन का मतलब 100 कूलम चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अलग बात है, चार्ज अलग बात है ना। अगर इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी Q NE करके। ठीक है, बाकी सब बता दिया था कल। इसकी यूनिट क्या है? धारा की, करंट की यूनिट। देखो करंट की यूनिट बताए थे, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हो। यहाँ से कूलम पर सेकेंड, चार्ज की कूलम, टाइम की सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड भी बोलते हैं, और इसे अपन एम्पियर भी बोलते हैं। सिंबल में बड़ा ये यूज करेंगे। और कल डेफिनेशन भी लिखा दी थी 1 एम्पियर करंट क्या होती है। तो अपन 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या लिखते हैं? 1 एम्पियर = 1 कूलम/1 सेकेंड।
अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा क्या होगी? 1 एम्पियर का लिखवाया था डेफिनेशन, ये कल लिखवाया है। 1 एम्पियर को परिभाषित करो, यही है। किसी चालक के किसी परिच्छेद से अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा, है ना। अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज पास हो रहा है तो उसमें फ्लो होने वाली करंट क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर करंट कहलाएगी। इतना अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है। और देखो करंट की और छोटी यूनिट भी हो सकती है, स्मॉल यूनिट्स, जैसे पहले पढ़े हैं स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट। करंट की स्मॉल यूनिट क्या क्या हो सकती है बताओ? वही है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁶ एम्पियर। नैनो, नैनो नैनो लगता नहीं, इसमें मिली तक लगता है, ठीक है। ये छोटी यूनिट है, बात नहीं। छोटी यूनिट ये है ना, मिली माइक्रो तक ही लग जाता है, नैनो नैनो नहीं लगता है, बहुत जीरो, बहुत करंट कम हो जाएगा, 0.000। अपन ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनको नोट कर लो, ये छोटी यूनिट्स हैं, धारा के छोटे मात्रक है। ये बहुत जगह पढ़े अपन ने, हर जगह लगता है, माइक्रो फैरेड, माइक्रो कूलम, है ना। मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, ये तो पता है। नैनो का मतलब 10⁻⁹। ये पढ़ लिए थे अपन कल। लिखिए, ये माइक्रो नहीं है, एम का मतलब माइक्रो नहीं होता है, एम का मतलब मिली होता है, और ये म्यू का मतलब माइक्रो होता है। ये कई बार बता चुका हूं, है ना। कहा दे टेस्ट देने का ही है, अब जिंदा हो गए, ठीक होगी तबीयत। ऊपर वाले को अच्छा ये वाला लिखना क्या है? ये लिखना है, ये वाला फार्मूला भी लिख लो। ये क्या है? इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गिवन, ये वाला फार्मूला तब लगेगा। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गिवन, तो अपन ये वाला आई का फार्मूला ये हो जाएगा। कितने फार्मूले हो गए? पहला और दूसरा तो सेम ही है, I बराबर Q/T या डेल्टा Q/ΔT, एक हुआ। दूसरा वाला इंस्टेंटेनियस dQ/dt, और तीसरा ये वाला अगर n की वैल्यू दी होगी तब। ये वाला नीचे वाला ये तो लिखा है कल डिफाइन 1 एम्पियर करंट की लिखा है था ना, देखो। हाँ, हिंदी में कैसे आ गई? मानी है तो चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं ना, 3 क्वेश्चन लिखो। इफ 25 कूलाम चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर, if 25 कूलाम चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर in 20 सेकेंड, फाइंड करंट फ्लोन या करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। हिंदी में लिखो, यदि किसी चालक से 20 सेकेंड में, यदि किसी चालक से 20 सेकेंड में, यदि किसी चालक से 20 सेकेंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, यदि किसी चालक से 20 सेकेंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में बहने वाली धारा ज्ञात करो, या सिर्फ धारा ज्ञात करो। 20 सेकेंड में कितना? 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में बहने वाली धारा ज्ञात करो। हाँ, पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में लिखो।
आ गया, कर सकते हैं, सिंपल है। क्या पूछा है इसमें, हमको क्या दिया है इस बार? हाँ, चार्ज दे दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है कितना? 25 कूलाम, और टाइम की वैल्यू कितना दिया है? 20। आई बराबर क्यू बाई टी कर दो डायरेक्ट, 25/20 कर दो। कितना आंसर आया भाई? 1 पॉइंट समथिंग आया होगा ना? कितना आया आंसर? कितना है ये बता। 1.2 अरे 525 और 5 से कटेगा 5.4 आएगा। ये आएगा कितना है? 12.5 और यहाँ 10, तो 1.25 आ रहा होगा। आया है? हाँ 1.2 नहीं आया? 12.5 कैसे लिखने हैं? 2 से काट दिया मैंने, 2 से काटा मैंने, तो 1.2 नहीं लिख सकते, मतलब 5 को हटा दिया। क्या कर देंगे जब एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो? इतना ही आंसर है इसका। एम्पियर होगा, एम्पियर ही होगा, करंट है तो एम्पियर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला लिखो, if 2 into 10 to power 20, if 2 into 10 to power 20 electrons pass through the conductor in 4 seconds, in 4 seconds, लिख लिए। 2 into 10 to power 20 electron pass through the conductor in 4 seconds। ये एक चीज है, इलेक्ट्रॉन का वो बता दीजिए। pass through the conductor in 4 seconds, ठीक है। find current in the conductor। ये बस इलेक्ट्रॉन का बता दीजिए। E की वैल्यू याद नहीं है? 9 into 10 to the power, वो तो मास होता है। 1.6 हाँ, into 10 to the power 23 10 to power 19 माइनस 19, ठीक है। हिंदी में लिखो, एक चालक से 4 सेकंड में, चालक में लिख सकते हैं, एक चालक से 4 सेकंड में कितना बोला था? 2 गुणित 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन, 2 गुणित 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो उसमें बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे और कौन सा फार्मूला लगेगा? 18 अब ये 8 एम्पियर आ रहा है ना? 8 into 10 है, 8 into 4 नहीं है, 1.6 कहाँ उड़ गया? कितना आएगा? 8 एम्पियर। पहले काट दिया पॉइंट आ गया। दिमाग चल रहा है आज, है थोड़ा असर है। एक दिन मेरी मीटिंग करा देते तो फिर तो नीट क्लियर हो जाता इस साल, पर देर हो गई। हाँ भाई, कितना है इस बार? कौन सा फार्मूला? NE/T लगाएंगे। n की वैल्यू दे रखी है, ये n की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि 2 गुणे 10, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 पर -19। पहले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने क्वांटाइजेशन में। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। E की वैल्यू होती है 1.6 into 10 पर -19 कूलाम, और n दिया हुआ है कितना? 2 गुणे 10 की घात 20। तो अपन लगा देंगे I बराबर NE/T।
2 × 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन में 4 ना, ये इससे कट गया। और देखो 10⁻20 और 10⁻19 कितना आएगा, ये माइनस का 19 है, 20 प्लस का और माइनस का 19 कितना आएगा, 20 में से 19 गए 1, तो 10⁻1, तो ये 1.6 और ये 10⁻1/2, इससे इसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा इससे करोगे तो 16 आएगा, 16/2 8 आएगा, 8 एम्पियर करंट है। ठीक है, इसमें लिखा रहता है इलेक्ट्रॉन आगे है? इसमें लिखा रहता है आधे इलेक्ट्रॉन आगे, कैसे आधे इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना दिया है 2 इंटू 10 उसके आगे है। तो उसका आधा कितना होगा पता है, इसका आधा होगा 10⁻20, 2 इंटू 10⁻20 का आधा कितना होगा, अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10⁻20 हो जाएगा, आधा करंट आ जाएगा और 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी मिनट में दिया है? टाइम भी मिनट में दिया तो 60 से डिवाइड कर देते, ये 1, ठीक है 4 सेकेंड है ना, अगर 4 मिनट होता तो 4 × 60 करते, नहीं समझे? अरे आ गया तो बन जाएगा ये। अरे अब क्या वैल्यू खुद से चेंज करके कर सकते हो ना। देखो अब अगला देखो, एक और कराता हूँ, कौन सा थोड़ा अच्छा कराता हूँ, शायद बन जाए। देखो अगर मान लो हमें दिया है I बराबर करंट है, करंट बराबर दिया है 3t² + 5, ठीक है, I बराबर 3t² + 5 दिया है, बोल रहा है सॉरी Q है, सॉरी Q चार्ज की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दे रखी है, चार्ज दे रखा है, चार्ज और टाइम का एक रिलेशन दे रखा है, Q बराबर 3t² + 5, बोला है फाइंड करंट एट t = 1 सेकेंड। ये करना, ये क्वेश्चन कितना आएगा, Q आवेश दिया है, किसी समय पे आवेश दिया है, आवेश का समीकरण दिया है 3t² + 5 कूलाम। फाइंड द करंट एट t = 1 सेकेंड। जब भी फंक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस में क्या करते हैं, अभी फार्मूला बताया था, तात्क्षणिक धारा निकालनी पड़ेगी, किसी समय पर बोला है ना, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पता है। अब डिफरेंशिएशन बनेगा, जो 11th पढ़े होंगे या पढ़े, देखो इसका फार्मूला I बराबर dq/dt होता है, I बराबर होता है dq/dt। अभी शाम को तो अपन पढ़ ही रहे हैं, शाम को ही पढ़ रहे हैं अपन, वही एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, 3t² + 5 ये करेंगे ना, कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3 को छोड़ देंगे, t² का 2t और 5 का 0, इसका आंसर आएगा 6t। I की वैल्यू कितनी आएगी 6t और t की वैल्यू कितनी रखना है 1, तो आंसर कितना आएगा 6 एम्पियर। I की वैल्यू आई है 6t और t की वैल्यू रख देंगे 1 एम्पियर आएगा। एट t = 1 सेकेंड पे आंसर पूछा इसने, समझे, एट t = 1 सेकेंड। ठीक है, समझ गए, ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, अगर डिफरेंशिएशन नहीं पता तो फिर नहीं बनेगा, ये छोड़ ही दोगे। टाइम भी ऐसे दिया होगा, टाइम ऐसे कैसे देगा, एक रिलेशन ही मिलता है। करंट दिया होगा, करंट दिया तो निकालते क्या, करंट तो दिया, करंट दिया तो डायरेक्ट टी की वैल्यू डाल देते उसमें। जैसे अगर हमसे बोला I = इतना है, सुनो 3t 2t + 1 है, बोला t = 1 पे करंट बताओ, तो t की वैल्यू डायरेक्ट 1 डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। करंट ही तो पूछ रहा है वो, नहीं लेकिन करंट और चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है कि
ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसे ही मिलता है। इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन मिलेगा ऐसे फॉर्म में। ठीक है, तुम लोग टेंशन नहीं लेना, बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आता है, वो सिंपल वाला ही आएगा, करंट अपॉन चार्ज आएगा भी। तो ये अपने काम का लेकिन है ना। हाँ, इसका और अच्छा वर्जन हो सकता है लेकिन वो नहीं कराऊंगा अभी, वो शाम वाले जब बैच में जब पढ़ाएंगे ना तब कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये सब लिख लिए, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आदि पढ़ा कभी डिफरेंशिएशन? हाँ पढ़े थे। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब जो अगला है अगली फिजिकल क्वांटिटी करंट डेंसिटी। इसको हेडिंग लिखे, करंट डेंसिटी या इसे धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? सिर्फ करंट के बारे में पढ़ा है, करंट के फार्मूले देखे हैं। नॉर्मली I बराबर Q बाई टी, एवरेज करंट है तो डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, अगर इंस्टेंटेनियस है तो dQ बाई dt, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हो तो Ne बाई टी। ये सब करंट के फार्मूले हैं, अलग अलग जगह पे लगते हैं। अब देखो करंट डेंसिटी क्या होती है। जैसे कोई कंडक्टर है या चालक तार है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, वायर ही ना मान लो, वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा, किसी डायरेक्शन में तो जा रहा होगा ना। जैसे घर में वायर लगे हैं तो उनमें करंट फ्लो हो रहा होगा ना, वो दिखता नहीं वाले अपन को, लेकिन करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं मतलब करंट फ्लो हो रहा है ना। तो इसमें से करंट ऐसे इस तरफ जा रहा है, मान लो करंट की डायरेक्शन मान लो ये वाली एज्यूम कर लिया अपन ने, करंट यहाँ से इधर जा रहा है, इस एंड से इस एंड की तरफ जा रहा है। तो बताओ इस एरिया से, ए एरिया से कितना करंट पास हो रहा है? आई। ए है यहाँ पे एरिया, एम्पियर नहीं है, इसका एरिया। एरिया कैसे निकलेगा इसका? ये वाला एरिया, ये वाला कैसे निकलेगा? अपन इसको कैसे निकालेंगे इसका एरिया? इसका एरिया ये वाला, एक सर्किल है ये, ककड़ी वगैरह काटी, ककड़ी काटते तो ऐसा सर्किल दिखता है, ककड़ी वगैरह कुछ भी काटो सर्किल दिखता है, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं उसे, अनुप्रस्थ बोलते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये वृत्त होगा एक, और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस तार का रेडियस से। या तो हमको इसका डायमीटर पता होगा तो डायमीटर का आधा कर देंगे तो क्या निकल आएगा? रेडियस आर आ जाएगा, और आर आ जाएगा तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जब मार्केट में तुम लोग वायर लेने जाओगे ना तो वो डायमीटर बताएगा, कितना बोले पूछेगा तुमसे 2 mm का वायर चाहिए कि 4 mm का, तो वो क्या बताता है? वो डायमीटर बताता है, रेडियस नहीं बताता है। उससे मोटाई पता चलती है, mm में ही मिलते हैं वायर। तुमको 2 mm का चाहिए, 4 mm का चाहिए, 10 mm का, इतना तो नहीं लगाते पर 6 mm 2 mm ये घर में यूज होते हैं। तो वो तो मीटर वो तुम मांगोगे, लेकिन mm वो पहले तुमसे mm ही पूछे कितना मोटा वायर चाहिए, या तो वो बोले घर के लिए यूज के चाहिए तो उसको पता है कितना लगता है घर के यूज के लिए, और कहीं अपन यूज करेंगे भाई बड़े बड़े इंडस्ट्री में तो इतने मोटे मोटे वायर लगते हैं, वो अलग बात है। तो पहले वो mm ही पूछता, फिर बाद में पूछे कितनी लंबाई चाहिए, वो तो अलग पूछेगा। दोनों चीज पूछेगा तुमसे, कितना मोटा चाहिए और कितना लंबा चाहिए, वो तो तुम बताओ कि मेरे घर में इतनी रिक्वायरमेंट है, तो वो दोनों चीजें तुमको बताना पड़ेगा। तो जब अपन वायर लेने जाते हैं डायमीटर पूछते हैं, मतलब वो क्रॉस सेक्शन एरिया पूछते हैं, है ना, कि कितना मोटा वायर चाहिए। तो वो रेडियस से पता चलता है, रेडियस मतलब डायमीटर, डायमीटर देगा तो उसका आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तुमको पता है ना आर बराबर d/2 होता है, तो अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू लिख देंगे d/2 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट d²/4। तो जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ऐसे निकलता है, या तो तुम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला याद रखो, पाई d²/4। इसमें डायरेक्ट अगर डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर तो यह वैल्यू डायरेक्ट 2 लिख देंगे, और अगर रेडियस वाला लगाना है तो आधा करके लगाना पड़ेगा। तो ये वाला डायरेक्ट याद रख लेते हैं तो ठीक रहता है, इसमें डायरेक्ट डायमीटर रख देते हैं, और अगर रेडियस वाला लगाना है तो फिर क्या लगेगा? a बराबर पाई आर स्क्वायर वाला लगेगा, है ना। तो ऐसे निकलेगा। अब बताओ इसमें से मतलब इस एरिया से कितना करंट पास हो रहा है? I। तो एक एरिया से कितना पास हो रहा है? I/A। ये जो I/A है करंट अपॉन एरिया,
इसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। आई भाई जैसे डेंसिटी अपन कहाँ पे यूज करते हैं, नॉर्मल डेंसिटी होती है मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे दूसरा है करंट डेंसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे करंट अपॉन एरिया करना है, थोड़ा सा अलग क्वांटिटी क्या होगा है। वो क्या निकाले टाइम है मतलब अरे करंट डेंसिटी निकालना, जैसे इस एरिया से कितना करंट पास हो रहा है आई, इस टोटल एरिया से आई करंट पास हो रहा है, तो एक एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, आगे बोले आई अपॉन ए, तो इसे अपन बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया। ठीक है, करंट अपॉन एरिया करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डेंसिटी। एक यूनिट एरिया से या एक यूनिट एरिया से इकाई क्षेत्रफल से कितना करंट पास हो रहा है, आई बाई ए, सॉरी इसे अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट डेंसिटी, अरे लिख जाए यार, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट अपॉन एरिया, कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, मान लो 2 मीटर स्क्वायर एरिया से, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, 2 मीटर स्क्वायर एरिया से 15 एम्पियर करंट पास हो रहा है। 2 मीटर स्क्वायर एरिया से, एरिया स्क्वायर में ही होता है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया से 15 एम्पियर करंट पास हो रहा, तो एक मीटर स्क्वायर से कितना करंट पास हो रहा होगा, 15/2, 2 से 15 तो 1 से कितना 15/2, 15/2 कर देंगे। ये जो 15/2 आ रहा है 7.5, ये क्या है, ये करंट डेंसिटी है, एक यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, धारा घनत्व किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी कितनी है, इस पॉइंट पर कितनी है, अभी तो खैर पूरा एरिया एक जैसे है, मतलब यहाँ का जो एरिया है वही एरिया यहाँ पर है, लेकिन अगर क्या होता है, जैसे वायर मोटा पतला हो जाए, ऐसे यहाँ पे चौड़ा है यहाँ पे पतला है, तो यहाँ की करंट डेंसिटी अलग होगी और यहाँ की करंट डेंसिटी, क्योंकि एरिया अलग है ना, एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे एरिया कम है, तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। अरे ये ज़्यादा होगा तो ये कम नहीं हो जाएगा, है ना, अगर एरिया कम होगा तो करंट डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा एरिया में करंट फैला रहेगा तो डेंसिटी घट जाएगी ना, कम एरिया में मतलब यहाँ से करंट ज़्यादा पास हो रहा होगा, मतलब पास रहेगा करंट, ऐसा कह सकते अपन। तो करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड करती है, जहाँ का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा है? हाँ, करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बोलो, क्या बोले, छोटा जे या बड़ा जे, जो लिखना हो। ठीक है, तो करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया। कुछ नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन थी, एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे करंट को। अच्छा, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने एक वेक्टर क्वांटिटी बनाई है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन अपन ने क्या मानी है, ये हमने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई है, इसकी डायरेक्शन हम मानते हैं करंट की डायरेक्शन में। अगर करंट की डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इसी तरफ होगी। ठीक है, हाँ कि ना। तो अगर करंट इसमें, अगर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो करंट डेंसिटी इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। करंट डेंसिटी कहाँ निकाली जाती है, किसी पॉइंट की होती है, इस पॉइंट पर कितनी करंट डेंसिटी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बेस पे निकाली जाती है। ठीक है, और अगर बराबर वायर है, एक जैसा है, तो हर जगह पे डेंसिटी सेम रहेगी, लेकिन अगर वायर मोटा पतला है, यहाँ पे मोटा है यहाँ पे पतला है, तो फिर क्या होगी, जहाँ पे मोटा होगा वहाँ पे करंट डेंसिटी कम होगी, और जहाँ पे पतला होगा वहाँ पे करंट डेंसिटी। ऐसा समझ सकते हो जैसे अपन बोलते हैं ना, पानी का प्रेशर, जहाँ पे पाइप मोटा होता है ना वहाँ पे पानी स्लो बहता है, और जहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम होगा ना वहाँ पे तेजी से फ्लो होता है। जैसे घर में नल में पानी आता है, तुम पौधे को पानी दे रहे हो, नॉर्मल जा रहा है तो दूर तक नहीं जाता पानी, तो पाइप को तुम लोग दबा देते हो तो पानी दूर तक जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि दबाने से क्या होता है, उसका एरिया घट जाता है। कुछ पार्ट तुमने दबा दिया ना तो पानी पूरे एरिया से नहीं निकलता, आजू बाजू से निकलता है, तो
तो वो तेजी से निकलता है। तो एरिया जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर से पानी बाहर निकलेगा। वैसे ही है, अगर एरिया कम होगा तो करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ये लिख लो परिभाषा करंट डेंसिटी की। इसकी यूनिट निकाल सकते हैं खुद से। चलो यूनिट भी देख लो, फिर लिखते रहना। यूनिट क्या आएगी बताओ, देख के बता सकते हैं अपन। ये फार्मूला है इसका, देखो आई बराबर जे बराबर आई बाई ए। इसकी यूनिट क्या आएगी बताओ। जीनत क्या आएगी इसकी यूनिट, धारा घनत्व की। यहां से देख के बता सकते करंट, आई फॉर करंट, करंट का मात्रक एम्पियर, और ये एम्पियर के लिए नहीं है। जब फार्मूला लिखा हुआ है तो ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपॉन में एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो ये है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ अपन ए अपॉन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान रखना जब यूनिट लिखेंगे तो ये एम्पियर है, और जब फार्मूला लिखेंगे तो ये एरिया है। कंफ्यूज नहीं होना है। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, डायमेंशनल फार्मूला बिमी सूत्र बताओ कैसे निकालेंगे। करंट का क्या होता है, चार्ज का होता है 80। करंट का सिंपली एम्पियर ही होता है, ए होता है, बड़ा ए लिखते हैं। तो ए लिखेंगे, और एरिया के लिए एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर होता है। तो ये क्या आ जाएगा ए एल की पावर -2। ये है इसका डायमेंशन फार्मूला बिमी सूत्र। ठीक है, ये भी। और मैंने बताया था करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ मानी जाएगी, करंट की डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन अगर इधर है तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही मानी जाएगी। अगर इस पॉइंट पर करंट इधर जा रहा है तो डायरेक्शन भी इधर ही मानी जाएगी। ठीक है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको याद रखना। और इसकी दिशा धारा की दिशा में मानते हैं। जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही होगी वही दिशा करंट डेंसिटी की मानी जाएगी।